आज की क्लास में हमें मीन की प्रॉपर्टीज़, उसकी मेरिट डिमेरिट पढ़नी है और साथ में ये भी जानना है कि अगर कोई सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर अच्छा है तो ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिनसे हम ये कह सकें कि वो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर अच्छा है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और जब तक आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे इससे आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी को आप इसलिए अच्छे से पढ़ो ताकि ये कभी भी दोबारा आपको परेशान ना करें। तो यहाँ पर जो प्रूफ है वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है। हम आपको पहले नॉर्मल फॉर्म में दिखाएंगे, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाएंगे, फिर हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म वाले पे आएंगे। यानी डेटा अगर हमको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया है तो हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म से चलेंगे, अगर नॉर्मल फॉर्म में दिया तो हम नॉर्मल फॉर्म से चलेंगे। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? सम ऑफ द डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। सम ऑफ द डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन इस, इसकी वैल्यू इसने बताई नहीं, कहा क्या होगी, हम बता रहे हैं जीरो होगी और इसको हम प्रूफ करेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फार्मूले से हम प्रूविंग करते हैं वो सब एक्स और वाई के फॉर्म में होती है, तो एल्जेब्रिक सम भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल देखते हैं। हमने एक सीरीज़ ले ली एक्स और हमने इसकी कुछ वैल्यूज़ ले ली 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी वैल्यूज़ ले ली हमने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वैल्यूज़ ली हैं। चलो एक और ले लेते हैं 8। तो हम एक काम करते हैं, इस सीरीज़ को जोड़ते हैं और देखते हैं वैल्यूज़ क्या आएगी। ज़रा ऐड करिए, 3 2 5, 5 10, 4 14, 6 20, 8 28 और 7 35, यानी वैल्यू कितनी आ गई? 35। अब अगर काउंट करें कितनी वैल्यूज़ हैं तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, यानी n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 7 है। अगर हम मीन निकालें तो कितना आएगा? 35/7 यानी कि 5, यानी हमारा मीन आएगा 5। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा था? सम ऑफ द डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है किसी से कुछ घटाना। अबाउट अर्थमेटिक मीन, यानी ये कह रहा है डेविएशन किससे लेना? अर्थमेटिक मीन से। तो हम x का उसके मीन से डेविएशन ले लेंगे। x की वैल्यू 2 है, अगर हम 2 से इसका अर्थमेटिक मीन 5 घटाएंगे तो हमारे पास -3 आएगा। सर डेविएशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? विचलन। सर मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि हम कहें कि 5 का 3 से डेविएशन 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पर बात की जाती सम ऑफ द डेविएशन, यानी ये जो डेविएशन हम ले रहे हैं ना, अभी हम इनका सम भी करेंगे और उस सम के बारे में बात की जा रही है कि वो सम 0 आएगा। और ये डेविएशन हम ले किससे रहे? इस x की वैल्यूज से। किसका? मीन का डेविएशन। मीन 5 आया है तो हमने 3 - 5 किया, क्या आया? -2। अगर हम 4 से घटाते हैं 5 तो -1। सिमिलरली 5 से घटाएंगे तो आएगा 0। 6 से अगर हम डेविएशन लेंगे तो कितना आएगा? 1। 7 से डेविएशन लेंगे तो 2 आएगा, और अगर हम 8 से डेविएशन लेते हैं मीन का तो 3 आएगा। अब हम इसका समेसन करेंगे, तो डेविएशन को हम लोग लिखते हैं xi - x बार, क्योंकि i की वैल्यू 1 2 3 सारी तो हो रही हैं। समेसन करने का मतलब इसको जोड़ना। अब ज़रा जोड़ कर देखिए वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। 1 2 3 इधर प्लस में है, 1 2 3 इधर माइनस में है, यानी कट जाएंगी सारी की सारी। 0। तो हमारे पास एक फार्मूला निकल के आया कि अगर हम ऑब्जर्वेशन से उसका मीन घटाते हैं और घटाने के बाद उसको जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। हम पढ़ते क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन इज़ 0। डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन इज़ 0। अगर हम इसको फार्मूले में प्रूफ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके पहले हमको x बार का फार्मूला जानना होगा। x बार का फार्मूला इस केस में होता है 1/n समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi। अगर हम समेसन को रन कराएं तो समेसन सबसे पहले किसके पास जाएगा? इस xi के पास जाएगा, फिर किसके पास जाएगा? इस x बार के पास जाएगा। समेसन अगर इस xi के पास आया है तो इसकी वैल्यू हम अगर इस फार्मूले से निकालें तो क्या आएगी? nx बार आएगी कि नहीं आएगी? बताइए। और अगर हम इस x बार पर समेसन लगा रहे हैं तो x बार है मीन। मीन मतलब कोई वैल्यू। तो अगर हम किसी वैल्यू को सम करें, मान लो कितनी बार हम इसको 2 बार सम करें, तो इसका मतलब होता है 2 + 2, 2 बार सम कर लो। किसको? 2 को, तो 4 आ जाएगा। अगर 3 बार सम करते तो क्या होता? 1 2 3 अगर हम इसको सम करेंगे तो क्या आएगा?
2 + 2 + 2 यानी 6 आ जाएगा। तो जितनी बार सम करते हैं इससे अच्छा मुझसे मल्टीप्लाई ना कर दें। यहाँ 2 बार सम किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 2 को कितनी बार सम किया, 3 बार, तो 3 से सीधे मल्टीप्लाई ना कर दो, तब भी तो रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इसका क्या दो आएगा? को हाँ बेटा। सर हाँ, आपने 2 को अपने आप मान लिया है ना एक्स बार। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू बेटा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। एक्स बार एक मीन है, कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ पर हमारा एक्स बार 5 आया है तो हमने 2 मान लिया, तो क्या करना, जो फार्मूला 2 के लिए होगा वही 5 के लिए होगा। जी सर। तो इसका एक मतलब ये निकला कि जितनी बार समेसन जाता है उतने नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट को। तो हम इसको क्या लिखेंगे, nx बार लिख सकते हैं। जी सर। और इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, तो ये था आपका प्रूफ और ये था आपका प्रैक्टिकल। क्लियर हो गया सबको? अब मान लो हमारा डेटा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता तो क्या होता, तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हम ये प्रूफ करते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म का प्रूफ है, आई की वैल्यू 1 to n। अब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में सबसे पहले हम आपको मीन का फार्मूला बता दें। एक्स बार का फार्मूला क्या होता है, 1/, यहाँ पर होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। एक सर। सिग्मा एफ को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, ही हमने आपको बताया था। समेसन कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 to स्मॉल n। ओके, चलिए अब प्रूफ करते हैं। तो हम अगर समेसन रन कराएं तो सबसे पहले हम एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आएगा समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। जरा एक्स बार के फार्मूले से इसका मान हमें बताओ कितना होगा। ये एक्स बार का फार्मूला आपके पास है, बताओ। समेसन एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, दिस इंटू दिस आएगा। यस सर। और सिग्मा एफ को हम n कह रहे हैं तो हम इसको एन एक्स बार लिख सकते हैं। अब आगे वाले बढ़ते फार्मूले पे, यहाँ पर एफ आई और एक्स बार का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एक्स बार एक कांस्टेंट वैल्यू, इसमें आई नहीं है, आई नहीं तो हम इसको समेसन के बाहर रख सकते हैं। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को सम करें तो n आ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, और एक एक्स बार भी तो साथ में है। अब बताओ दोनों वैल्यू सेम नहीं हो गई, क्या आएगा रिजल्ट, 0 आएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने में दिक्कत हो सकती है कि हमने इस एक्स बार को कैसे बाहर ले लिया। क्यों, हम आपको बताते हैं एक्स बार को कैसे बाहर ले लिया। देखो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, x + y + z, मान लेते 3 है। तो हम अगर इनको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। जी सर। तो हम चाहे ऐसे लिख लें 2 समेसन x, यानी समेसन अंदर है, या फिर हम ऐसे लिख लें समेसन 2x, यहाँ पे 2 सबके साथ है और समेसन भी कर लिया हमने। तो कांस्टेंट टर्म समेसन के बाहर आ जाता है, ये बात याद रखना आपको। ओके, तो आपने फ्रीक्वेंसी के भी फॉर्म में देखा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी इनका सम करें मीन घटाने के बाद तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। हम इसका भी आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। हमारे पास एक x है और एक f है। x की वैल्यू हमारे पास 2, 3, 4, f की वैल्यू है 2, 4 और 6। अगर हम यहाँ से इसका मीन निकालें तो क्या आएगा, fx की वैल्यू ज़रा देखते हैं क्या आएगी, 4, 12 और 24। ज़रा सिग्मा एफ कर लो, सिग्मा एफ देखो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। सिग्मा एफ एक्स ज़रा कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। अगर हम यहाँ से एक्स बार की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, यानी 40/12। कुछ ऐसा करें ना कि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए। चलो खैर, चलो कोई बात नहीं, जो आ रहा हम उसी से कर लेंगे, आंसर तो आएगा ही, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, 10/3, है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम x से x बार को घटा देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 2, तो यहाँ से 10/3 घटा देते हैं। फिर x की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ से भी मीन हम घटा देते हैं। और फिर लास्ट में x की वैल्यू हमारे पास 4 है, यहाँ से भी हम 3 घटा देते हैं। तो ये तो आ गया डेविएशन। अब जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी थी 2, तो हम पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और
समेसन भी तो करना है, तभी तो 0 आएगा। दूसरे वाले की फ्रिक्वेंसी थी 4, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? 3 माइनस 10/3 को। लास्ट वाले की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? 6, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? 4 माइनस 10/3 को। अब ज़रा इसको सॉल्व करके देखो क्या 0 आ रहा है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, समेसन f x माइनस एक्स बार। यही तो हुआ है, ये सारी f हैं, 2 4 और 6, 2 4 और 6, और ये सारे x माइनस एक्स बार हैं, क्योंकि x की पहली वैल्यू थी 2 और x बार था 10/3, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, ज़रा देखते हैं। तो पहली वैल्यू कितनी आने वाली है? ये आएगी -4/3। बताओ आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। यस सर। दूसरी वाली की बात करें तो -1/3 आ रहा है। सॉल्व कर लेना एलसीएम लेकर। लास्ट वाले की बात करें तो 2/3 आ रहा है ना। अगर पूरी क्वेश्चन में देखो तो 3 अपॉन में है, 3 को हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर बचेगा -4 और 2 यानी -8। यहाँ पर बच रहा है -4 और यहाँ पर बच रहा है 12। ज़रा सॉल्व करके ऊपर वाली क्वेश्चन में देखो, -12 और +12 आ रहा है, और -12 और +12 क्या हो जाएगा? 0। 0 को हम 3 से नहीं किसी से भी डिवाइड करें, रिजल्ट तो 0 ही आएगा ना। तो आपने ये भी देख लिया कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन इज़ ऑलवेज 0, चाहे वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो, चाहे वो नॉर्मल केस हो। तो प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। बाकी नोट्स में जो लिखा है वो आप समझ जाओगे, देखना पूरा आपको, ठीक है। इसमें केवल फ्रिक्वेंसी वाला प्रूफ है, दूसरा नहीं है। अगले वाले पे आते हैं। अगला वाला कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन, यानी इसके बारे में क्या कमेंट होना चाहिए। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द आर्बिट्रेरी पॉइंट ए इज मिनिमम व्हेन ए इज एक्स बार। क्या है मैं आपको समझाता हूँ और प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द डेविएशन, लेकिन अब की बार डेविएशन नॉर्मल नहीं, एक स्क्वायर का डेविएशन है, यानी हमको किसी पॉइंट से डेविएशन लेना है और इसका स्क्वायर करके इसका सम भी करना है। अब की बार ये कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी कब? जब ए की वैल्यू एक्स बार हो जाए, यानी अगर ये डेविएशन हम मीन के अबाउट लेंगे तो ही ये मिनिमम आएगा, अदरवाइज ये मिनिमम नहीं रहेगा। सब लोग मेरी बात समझ पाए? फिर से बता दीजिए एक बार। यानी अगर हम xi से कोई वैल्यू घटाते हैं, मान लो हमने यहाँ से 4 घटा दिया, ऊपर वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर हम इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करें तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में मीन आया था 5, और हम मीन से भी इसका डेविएशन लेकर जोड़ते हैं, तो इन दोनों के कंपैरिजन में हमेशा छोटा कौन आएगा? ये वाला। जो मीन के अबाउट डेविएशन लिया जाएगा वही मिनिमम आएगा। बात समझ में आई? चलो हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। हमारे पास एक x वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 2 3 4। अगर हम इसका मीन निकालें तो कितना आएगा? 4 3 7 2 9। 9 को हम डिवाइड किससे करेंगे? टोटल वैल्यूज़ 3 है, तो इसका मीन आ गया 3। हम एक काम करते हैं, xi से x बार को घटाते हैं, यानी हम सब में से 3 घटा देते हैं, तो -1 आएगा। 3 से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर हम इस वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, 0 का 0, 1 का 1, जोड़ेंगे तो 2 आया। यानी हमने अब की बार मीन से डेविएशन लेकर स्क्वायर किया, फिर जोड़ा तो 2 आया। अब सपोज करो यहाँ पर मीन की जगह कुछ और लेते तो क्या होता? मान लो हम यहाँ पर ले लेते 2, मीन 3 आया था ना, हम 2 ले लेते हैं, तो हम अब की बार xi से उसका मीन नहीं बल्कि 2 घटा रहे हैं। तो 2 से 2 गया 0, 3 से 2 गया 1, और 4 से 2 गया 2। अब जरा इसका स्क्वायर कर दो, यानी डेविएशन का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। जरा सम करो कितना आया? 5। अब बताओ ये मिनिमम है कि ये मिनिमम है? सर मीन वाला। तो यही तो थ्योरम कह रहा है कि अगर हम xi से कोई वैल्यू घटाकर और उसका स्क्वायर करें तो ये तभी मिनिमम होगा जब a की वैल्यू क्या हो जाए? मीन हो जाए। मीन। समझ में आया? अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए बेटा आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैक्सिमा और मिनिमा का। अगर कोई फंक्शन f(x) है और हमको इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो हम क्या करते हैं? इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखते हैं, और यहाँ से हमको x की एक वैल्यू मिलती है।
फिर हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके x की उसी वैल्यू पर चेक करते हैं। अगर ये लेस देन 0 आती है तो हम कहते हैं कि x की इस वैल्यू पर ये मैक्सिमा है, और अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो हम कहते हैं कि x की इस वैल्यू पर ये मिनिमा है। यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। तो हम इस वाले फंक्शन को किसका फंक्शन मान लें? a का, क्योंकि हमको a की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन मिनिमम होगा। तो हमने इसको a का फंक्शन मान लिया। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको a के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो a के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब ये पूरा a का फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आएगा 2 टाइम्स xi माइनस a। फिर जिस किसी को हम फंक्शन मानते हैं उसको फिर से तो करते हैं, xi का तो 0 हो जाएगा और a का -1 हो जाएगा, और आगे समेसन भी तो लगा है और इक्वल टू 0 भी तो करना है, क्योंकि कंडीशन क्या है, पहला डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से निकालेंगे किसकी वैल्यू? a की वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखो -2 और -1, यानी -2 को अगर हम 0 की तरफ भेज दें तो ये 0 नहीं हो जाएगा। चलो अच्छा हम इधर लिख लेते हैं -2 -1, और ये 2 हमने बाहर कर लिया क्योंकि कांस्टेंट था, समेसन के बाहर तो हो ही जाएगा। तो यहाँ क्या बच रहा है? समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस a, ये बचा है xi माइनस a। ठीक है, -2 को हम 0 की तरफ भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। समेसन जरा रन कराइए यहाँ पर। समेसन रन कराने पर क्या बन रहा है? i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi, और a पर समेसन रन कराओगे तो i गोइंग फ्रॉम 1 to n a। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि ये वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस वैल्यू को सर nxi nx बार बेटा। nx बार x बार का फार्मूला आपको पता है? fx fx वाला नहीं, नॉर्मल वाला। 1/n समेसन। तो अगर हम यहाँ से समेसन xi की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? nx बार। तो वही यहीं से तो हमने लिखा है, पुरानी चीज़ें भूलिए नहीं आप लोग। ये a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर हम n टाइम सम करेंगे तो क्या बन जाएगा? na बनेगा कि नहीं? बेटा समेसन कर रहे हैं कांस्टेंट को, 2 को अगर हम 3 बार सम करेंगे तो क्या बनेगा? 3 × 2 नहीं बनेगा, क्यों 0 बनेगा? ओके सर। ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? na = nx बार, n से n कैंसिल कर दो तो a की वैल्यू x बार आ गई। यानी जब हमने इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन किया और सॉल्व किया तो a की वैल्यू x बार आ गई। अब हम इस फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने का मतलब, एक बार तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर ही चुके थे, उसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर लिखी हुई है, वही यूज़ कर लेंगे हम लोग। अभी क्या लिखी हुई है वैल्यू हमारे पास? -2 समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n और xi माइनस a, ये वैल्यू हमने यूज़ कर ली। एक बार तो डिफ्रेंशिएशन कर ही चुके थे ना, दोबारा हम इसको a के रेस्पेक्ट में फिर करने जा रहे हैं। अब अगर हम इसको a के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -2 तो कांस्टेंट है, समेसन के भी अंदर डिफ्रेंशिएशन जाएगा, xi का डिफ्रेंशिएशन 0, और -a को अगर हम a के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। बोलो। यस सर। अब अगर ध्यान से देखो तो माइनस बाहर जाएगा और ये बन जाएगा 2, और समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n 1, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बनेगा? n बन जाएगा, क्योंकि 1 को अगर हम n बार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 1 को 5 बार जोड़ो, क्या बनेगा? तो ये कितनी बार जोड़ रहा है? n बार, तो ये n बन गया। अब बताओ ये वैल्यू 0 से बड़ी है कि छोटी? बड़ी है। तो जब 0 से बड़ा डबल डेरिवेटिव आता है तो फंक्शन क्या हो जाता है? मैक्सिमा या मिनिमा? मिनिमा सर। मिनिमा। तो आ तो गया आंसर। यानी हमारा जो फंक्शन है कौन सा? xi माइनस a इज इक्वल टू समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस a स्क्वायर। ये कब मिनिमम होगा? जब a की वैल्यू क्या हो जाए? अभी तो हमने ऊपर निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव में a की वैल्यू x बार आई थी और सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। यानी a की वैल्यू x बार पे ये फंक्शन क्या बन जाएगा? मिनिमम। यानी हमको ये बात याद रखनी है कि द स्क्वायर ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ द वैल्यू इज मिनिमम व्हेन इट इज़ टेकन अबाउट मीन। यानी इस वाले डेविएशन के स्क्वायर का सम कब मिनिमम आएगा? जब यहाँ पर हम a की जगह क्या रखेंगे? मीन सर। मीन।
याद रखना, भूलना नहीं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने कवर कर ली। अच्छा हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी को हमने नॉर्मल वे में प्रूफ किया है, लेकिन इस वाले में फंक्शन के वे में प्रूफ किया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फंक्शन एफ आई है वो आगे रहेगा। देखना अगर समझने में कहीं दिक्कत आए तो मुझे बताना, ओके। ठीक है, खुद से भी घर पे देखना, थोड़ा मेहनत करना। नेक्स्ट है मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज़। इसका क्या मतलब है, कंपोजिट का मतलब समझते हो तुम लोग। हमारे पास कई सीरीज़ हैं, ये पहली सीरीज़ है, ये दूसरी सीरीज़ है, ये कोई आयत सीरीज़ है, और ये कोई केयत सीरीज़ है। यानी हमारे पास के स्कूल हैं, उनके कुछ बच्चे हैं। तो पहले स्कूल के बच्चों का हम स्कोर लिख लेते हैं 1-1, ये पहला स्कूल, ये दूसरा स्कूल, ये आयत स्कूल और ये केयत स्कूल, ओके। दूसरे बच्चे का स्कोर, पहले स्कूल का दूसरा बच्चा तो x12 हो जाएगा, इसी तरीके से x1j और इसी तरीके से x1n1। यानी ये पहले स्कूल में कितने बच्चे थे, टोटल n1 बच्चे थे। नोटेशन समझ में आ रहे हैं सबको। x21 का मतलब सेकंड स्कूल का पहला बच्चा, 22 मतलब सेकंड स्कूल का सेकंड बच्चा, 2j मतलब सेकंड स्कूल का दूसरा बच्चा, और n2 मतलब सेकंड स्कूल का लास्ट बच्चा। n2 इसमें बच्चे हैं टोटल, क्लियर। आते हैं आयत पे। आयत स्कूल का पहला बच्चा, आयत स्कूल का दूसरा, और ये आयत स्कूल का जेथ बच्चा, और लास्ट वाला हो जाएगा NI। यानी इसमें टोटल बच्चे कितने हैं, NI। आते हैं के पर। केथ स्कूल का फर्स्ट बच्चा, सेकंड, इसी तरीके से हम यहाँ J लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे KNK। इसमें टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, NK। तो आपको दिख रहा होगा I की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही, K तक। ये हमारे पास मान लो स्कूल्स हैं। और J की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही, 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक जा रही, NI। NI मतलब जब I की वैल्यू 1 होगी तो ये वैल्यू जाएगी N1 तक। I की वैल्यू अगर 2 है तो N2 तक जाएगी। तो I की वैल्यू I होने पर ये NI तक जाएगी। तो डिपेंड करेगा कि I क्या है, उसके हिसाब से J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। N1 N2 NI NK आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द डिफरेंट स्कूल्स। अलग अलग स्कूलों में कितने बच्चे हैं, ये N1 N2 हमको ये बताता है। अगर हम कहें आपके पास टोटल बच्चे कितने हैं, तो क्या करोगे, N1 N2 और NK को जोड़ लोगे तो टोटल बच्चे मिल जाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेसन I गोइंग फ्रॉम 1 to K NI। लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। जी सर। ठीक है, इसको हम स्मॉल n कहेंगे। अब आते हैं कंपोजिट सीरीज़ के मीन पर। अगर हमको इन सीरीज़ के मीन पता हो तो क्या हम सर इस स्मॉल एन किससे जाएंगे, क्या, सर स्मॉल एन। स्मॉल एन कैपिटल में कुछ भी रखो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो नोटेशन है। आप क्या कह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप बताइए। सर जो आपने लिखा है समेशन NI माइनस N। माइनस कहाँ है, ये इक्वल टू है बेटा। ओके सर, ओके। इसको हमने n कह दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने क्या कह दिया, n कह दिया है। कंपोजिट सीरीज़ के मीन का मतलब क्या है, मान लो अगर हमको इसका मीन पता हो x1 बार, इसका मीन पता हो x2 बार, इसका मीन पता हो xi बार, और इसका मीन पता हो xk बार, तो क्या हम इस सब का मीन निकाल सकते हैं। ये होता है मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज़। तो सबसे पहले हम x1 बार का फार्मूला देखते हैं। x1 बार का मतलब इस वाली सीरीज़ का मीन। इसका मीन कैसे निकलेगा बेटा, ज़रा ध्यान से देखना। इसमें टोटल कैंडिडेट कितने हैं, N1, और सबको हमको जोड़ना है। तो अगर आप देखो तो पहला वाला 1 फिक्स है, सबके लिए है, लेकिन दूसरा वाला 1 2 J N1, यानी J कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से N1 तक, और हम इसको x1 J पे ऐड कर लेंगे, क्योंकि 1 सब में था और J हमने 1 to N1 रन करा कर ऐड कर लिया और N1 से डिवाइड कर दिया। इसमें किसी को दिक्कत कोई, बताइए। नो सर। तो अगर हम ये जानना चाहें कि इन स्कूल के बच्चों का टोटल स्कोर क्या है, तो टोटल स्कोर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, हम N1 को इस साइड शिफ्ट कर दें, यानी हम लिखेंगे N1 x1 बार इज इक्वल टू समेसन J 1 to N1 x1j। ये क्या था, ये 1 से लेकर N1 तक के बच्चों के स्कोर को जोड़ा ही तो गया था, तो इसको हम टोटल स्कोर कह सकते हैं कि नहीं।
यस सर। और ये टोटल स्कोर हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, मीन को नंबर ऑफ कैंडिडेट से मल्टीप्लाई करके। हाँ या ना? हाँ या यस ना? सर। ठीक है। अगर इसकी बात करें, इसका टोटल स्कोर आ जाएगा N2 X2 बार। सिमिलरली इसका टोटल आ जाएगा NI XI बार, और इसका टोटल आ जाएगा NK XK बार, है ना? मतलब सर एन से उसके मीन से मल्टीप्लाई कर देना है। कभी भी हम आपको दिखा देते हैं करके। मान लो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का स्कोर है 2, 3 और 4। अगर हम इनका मीन निकालें कितना आएगा? 3 आएगा। 4 2 6 3 9, 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। तो ज़रा मीन को टोटल बच्चों से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 9 आया। अब जरा इसका टोटल करके देखो, वही आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। यानी अगर हम मीन को टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वहाँ का टोटल मिल जाएगा। ठीक है। अब मीन का कॉन्सेप्ट क्या था? मान लो हमको इस पूरी सीरीज़ का मीन निकालना है, तो मीन का कॉन्सेप्ट क्या था? हमारे पास जितने बच्चे हम सबको ऐड करेंगे। तो पहले स्कूल में कौन कौन था? X11 X12 प्लस डॉट डॉट X1J प्लस डॉट डॉट X1N1। ये पहले स्कूल के बच्चे का स्कोर जुड़ गया। इसी में दूसरे स्कूल के बच्चों को जोड़ो। दूसरा स्कूल था X21 X22 X2J और X2N2। अब इसी तरीके से हम सारे स्कूल के बच्चों को जोड़ देंगे। लास्ट स्कूल हमारे पास क्या है? XK1 XK2 XKJ और XKNK। अब जब सारे स्कूल के बच्चे हमने जोड़े तो मीन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबको जोड़ो और जितने बच्चे हैं उनसे डिवाइड कर दो। कितने बच्चे थे आपके पास? N1 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट NK, इतने ही तो बच्चे थे। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने कहा कि इस टोटल को हम कैसे लिख सकते हैं? इस टोटल को हम लिख सकते हैं N1 X1 बार के थ्रू। दूसरे वालों को कैसे लिखेंगे? N2 X2 बार। और अगर बीच में आयत स्कूल आएगा तो उसका क्या लिखेंगे? NI XI बार। और लास्ट स्कूल का क्या लिखेंगे? NK XK बार। और अपान में क्या है? N1 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट NK। यानी कि अगर हमको टोटल मीन निकालना हो तो क्या करेंगे? हम सबके मीन को उनके नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल स्कोर सबका मिल जाएगा। और हम जब इसका टोटल करेंगे तो हमको सबका टोटल मिल जाएगा। और जब सबका टोटल मिल गया तो जितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर दो, मीन आ जाएगा। तो कंपोजिट सीरीज़ के मीन का ये फार्मूला होता है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, I गोइंग फ्रॉम 1 to K, क्योंकि K स्कूल है। यहाँ पर लिखेंगे NI और XI बार, और नीचे क्या लिखेंगे? समेसन I गोइंग फ्रॉम 1 to K NI। ये बन गया कंपोजिट सीरीज़ का मीन का फार्मूला। सबको समझ में आया कि नहीं बताओ? चलो हम एक एग्जांपल करवाते हैं। ठीक है। हमारे पास ये पहला स्कूल है, इसमें 10 बच्चे हैं। दूसरा स्कूल, इसमें 15 बच्चे हैं। इस स्कूल के बच्चों का मीन है, मान लेते हैं 5, और इस स्कूल के बच्चों का मीन है 10। हमको बताओ इनका टोटल मीन क्या होगा जल्दी से? तो आपको क्या करना पड़ेगा? N1 X1 बार कर लो, यानी 10 इंटू 5। N2 X2 बार कर लो, यानी 15 इंटू 10। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? N1 प्लस N2। तो ये हो गया 50, ये हो गया 150, नीचे हो गया 25, ऊपर आ गया 200, नीचे आ गया 25। कंबाइंड मीन कितना आया? तो फार्मूला समझ में आया? अगर हमारे पास कई सारे सीरीज़ हैं, इनके अलग अलग हमको मीन दिए हुए हैं, तो हम इनका कंबाइंड मीन इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। हमने 2 का एग्जाम्पल दिया है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कंपोजिट सीरीज़ का मीन आप लोगों ने देख लिया। चौथा है चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है ये हम आपको समझाते हैं। फिर चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल दोनों समझाते हैं। फिर आएगा मेरिट और डिमेरिट। तो टारगेट हमारा आज यहाँ तक है कि हम मेरिट और डिमेरिट भी करवा दें। देखते हैं कितना हो पाता है। आज की क्लास में हमारा यहाँ तक टारगेट है कि ये वाला हिस्सा हो जाए।
चलो सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है और चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है। मान लो हमारे पास एक एक्स की सीरीज़ है, 2, 3, 5, 10, 8, 12। हमने कहा इन सब में से 2 घटा दो, या फिर हमने कहा इन सब में 2 जोड़ दो। तो जब भी हम किसी सीरीज में कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, बोलिए। चेंज ऑफ ओरिजिन। समझाने के लिए हम आपको बताते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया 3,3। हमने कहा इस पॉइंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 2 2 जोड़ दो। तो जब हम इसमें 2 2 जोड़ेंगे तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 5,5। तो अगर ओरिजिन की डिस्टेंस यहाँ से देखें तो इतनी है, और जब इस पॉइंट से उतनी ही डिस्टेंस पर रखेंगे तो हमारा ओरिजिन शिफ्ट होकर कहाँ पर आ जाएगा, अलग आ जाएगा। तो जो ओरिजिन 3,3 के लिए यहाँ पर था, 5,5 के लिए वो ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इतनी डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हमको डिस्टेंस सेम रखनी थी, हमको इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से जितनी उतनी ही रखनी है। तो अगर ये पॉइंट में हम कुछ ऐड करेंगे तो ये पॉइंट कहीं पर शिफ्ट होगा, तो इसके हिसाब से हमको उसी डिस्टेंस की एक्सेस बनानी पड़ेगी जो उस डिस्टेंस को सेम रखे। तो जो ओरिजिन पहले यहाँ था वो शिफ्ट होकर अब कहाँ चला गया। तो इसी को क्या कहते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। समझ पाए मेरी बात कि नहीं, बताओ। हाँ या नहीं, ठीक है। तो याद रखना है, किसी भी सीरीज़ में कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए, इस घटना को हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। अब चेंज ऑफ ओरिजिन से क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे मीन पर। तो इस चेंज ऑफ ओरिजिन को हम नंबर से ना रिप्रेजेंट करके किसी सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम xi माइनस ए कर लें और xi प्लस ए कर लें। कोई दिक्कत? चलिए ओरिजिन कहेंगे। हाँ, चेंज ऑफ ओरिजिन। नहीं समझ, ठीक है। x का अगर हम सम करें तो 3 2 5 5 10 10 20 20 और 30, सम इसका 50 आ रहा है, 40 आ रहा, सॉरी। अगर कितनी वैल्यूज हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मीन कितना आएगा, 40/6, यानी कि 20/3 इसका मीन आएगा। ठीक है, चलिए ये मीन तब आया जब हमने कोई चेंजेस नहीं किए। अब हम करने जा रहे हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी हम सब वैल्यू से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। तो पहली वैल्यू से 2 घटाओ, दूसरी से 2 घटाओ, तीसरी से, चौथी से, पाँचवीं से और छठवीं से। हमने सब में से 2 घटा दिया। अब ज़रा इसको जोड़ो तो कितना आएगा, 28। अब हम इसका मीन निकालेंगे तो कितनी वैल्यूज थी ये, 6। रिजल्ट कितना आया, 14/3। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, ज़रा ये देखते हैं। अगर हम इस वैल्यू में वो 2 जो घटाया गया था उसको जोड़ दें, या इस वैल्यू में भी 2 घटा दें, तो रिज़ल्ट क्या आएगा। ये वो मीन था जो पुराना वाला था, इसमें से अगर हम 2 घटा दें तो देखो क्या होने वाला है, 20 - 6 / 3 यानी 14/3। तो आपको दिखा कुछ, ये किसके बराबर आ गया, यानी हमने सब में से अगर 2 घटाएंगे तो मीन पे भी क्या फ़र्क पड़ेगा, उसमें से ये 2 घट जाएगा। ठीक है, एक और देख लो एग्जांपल, क्योंकि ये फ्रैक्शन में था ना। हम लिख लेते हैं 2 4 6 8, ये है हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़। ओरिजिनल मीन जरा हम लिख लेते हैं, तो 4 2 6 6 12 12 8 20, यानी 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ओरिजिनल मीन आया 5। तो ओरिजिनल मीन याद रखना। अब नया मीन देखो कैसे आने जा रहा है, सब में से हम करें 1 घटा दो, तो 1 घटाओगे तो ये बचेगा ये। अब इस सीरीज़ को ज़रा सम कर लो, 12 4 16, 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो मीन क्या आया 4। तो हमने सब में से 1 घटाया था ना, तो अगर हमको नया मीन चाहिए तो हम पुराने वाले मीन से क्या घटा दें, 1 घटा। यानी ओरिजिन को चेंज करने पर मीन पर भी वही इफ़ेक्ट पड़ता है जो हम वैल्यूज़ के साथ करते हैं। अगर हम वैल्यूज़ से 2 घटा रहे हैं तो मीन से भी 2 घट जाएगा,
यहाँ देखा आपने 20-3 में से 20/3 में अगर हम 2 को घटाते हैं तो यही मीन मिल जाता है। और अगर हम कोई चीज़ ऐड करेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो मीन में भी हमको वो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर? यस सर। ये है चेंज ऑफ ओरिजिन। अब आते हैं स्केल पर। स्केल का मतलब क्या होता है ज़रा देखो। हमारे पास एक्स एक्स सीरीज़ है 2, 4, 6, 8। हम कह रहे हैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो। इसको हम क्या कहते हैं? चेंज ऑफ, बोलो। ओरिजिन। ये ओरिजिन है। नो सर, स्केल। अभी ऊपर बताया कि किसी सीरीज में कुछ घटाओ या जोड़ो तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। और मल्टीप्लाइड या डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे? चेंज ऑफ स्केल। स्केल। अब चेंज ऑफ स्केल का फ़र्क मीन पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो इसके लिए हम पहले इस वाले का मीन निकाल लेते हैं। तो टोटल कितना आएगा इसका? 20। और अगर मीन निकालेंगे तो कितना आएगा? 5। चलिए अब हम करने जा रहे हैं चेंज ऑफ स्केल। तो पहला काम हम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। तो 2 × 2 4, और इधर क्या आएगा? 8, 12 और 16। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है मीन में भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे वही मीन आना चाहिए। ज़रा चेक करो, वही आ रहा है? चेक करो। 8 4 12, 12 12 24, 24 और 16 हो जाएगा 40। अगर हम 40 को किससे डिवाइड करें? 4 से, तो आंसर क्या आएगा? तो आपको दिख रहा है कि अगर स्केल में चेंज होता है तो मीन पर भी वही इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सर यहाँ पर ए आपने 2 लिया है हाँ बिल्कुल। ये और था जो मीन तो 5। मीन 5 पुरानी सीरीज का था, लेकिन नई सीरीज का हाँ। मीन क्या हो गया? 10। 10। तो नई सीरीज का मीन 10 आया। अब अगर हम पुराने मीन को भी इसी ए यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी तो 10 बन जाएगा। तो आपने देखा कि अगर पुरानी सीरीज़ का मीन कुछ भी है और हमने चेंज ऑफ स्केल में जो कुछ किया है वही सेम प्रोसेस हमको मीन के साथ भी करनी पड़ेगी। यानी चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट मीन पर पड़ा कि नहीं पड़ा? मीन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। तो इसको आपको याद रखना है कि चेंज ऑफ स्केल से भी मीन इफेक्ट होता है और चेंज ऑफ ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है। अब आते हैं डिवीज़न वाले पे। मान लो ए की वैल्यू हम 2 लेकर डिवाइड कर दें, तो 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 को करेंगे तो 2 आएगा, 6 को करेंगे तो 3 आएगा, 8 को करेंगे तो 4 आएगा। तो ज़रा देखो मीन इसका क्या आ रहा है? 4 3 7, 7 2 9, 1 10। 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मीन आएगा 2.5। हमने किससे डिवाइड किया था? 2 से। तो ज़रा पुराने मीन को भी 2 से डिवाइड करके देखो क्या इतना ही आ रहा है? तो हाँ आ रहा है। यानी जो डिवीज़न हमने सीरीज़ में किया वही डिवीज़न हमको पुराने मीन में भी करना पड़ेगा। यानी चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट मीन पे पड़ रहा है। क्लियर? यस सर। दिख रहा है ना आपको सब कुछ? अब चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल साथ साथ भी हो सकते हैं। मान लो हम किसी सीरीज में 2 जोड़ दें और 3 से डिवाइड कर दें, तो हमारा जो नया मीन आएगा उसमें पुराने मीन में 2 जोड़ने पर और 3 से डिवाइड करने पर ही हमको नया मीन मिलेगा। क्लियर? यस सर। चलो क्वेश्चन तुम लोगों के लिए। एक सीरीज़ का मीन आ रहा था 5। हमने इस सीरीज़ में 5 ऐड किया और 5 से डिवाइड किया, हमको नया मीन बताइए क्या होगा? तो उतना ही रहेगा एक्स। बेटा करके देखो तब बताओ, ऐसे कैसे बताते हो आप लोग? हमने कहा जो चेंजेस हमको करने होंगे सीरीज़ में वही करेंगे मीन में। तो आपने मीन में 5 जोड़ा और 5 से डिवाइड किया कि डायरेक्ट ही बता दिया? सर 5 आएगा। 5 आएगा। 2 आएगा। तो नई सीरीज़ का मीन 2 आएगा। ऐसे एग्ज़ाम में करना उतना ही कर देना तुम लोग। क्वेश्चन आएगा तो बता देना उतना ही रहेगा। सारी चीज़ें आपको जब समझ में आई तो आपने कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अप्लाई किया? हमने अभी बताया जो चेंज ऑफ ओरिजिन हमको सीरीज़ में करना है वही तो मीन में करना पड़ेगा। तो कोई अगर ये कहे कि सीरीज़ में से 2 घटाया गया और पहले इसका मीन 5 था तो नया मीन क्या होगा? सीरीज से 2 घटाया गया और पुराना मीन 5 था तो नया मीन क्या होगा? 3। 3।
इतना देर लगा आंसर देने में। फिर से सर डर रहे। सीरीज में अगर 2 जोड़ा जाए और पुराना मीन 5 था तो नया मीन क्या हो जाएगा? 7 7। बहुत हो गए। सीरीज में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, पुराना मीन था 6 तो नया मीन क्या होगा? 3 और अगर सीरीज में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पुराना मीन 6 था तो नया मीन क्या हो जाएगा? 12। और अगर हम सीरीज में 2 घटा दें और 5 से डिवाइड कर दें और नया पुराना मीन था 10, अब बताओ नया मीन क्या होगा? 8.5। सही है, 8/5 होगा नया मीन। ठीक है, यही काम करना है हमको मीन के साथ जो हमारी सीरीज के साथ हो रहा है। तो हमने देखा कि मीन पर चेंज ऑफ ओरिजिन का और चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ता है। तुम लोग क्लास को रिवाइज कर लेना, इम्पॉर्टेंट क्लास है आज की। ठीक है, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उनको भूलना नहीं है आपको, क्योंकि आगे ये सारी चीज़ें यूज़ भी होंगी। तो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। यहाँ पर जो प्रूफ वगैरह दिए गए हैं वो थ्योरेटिकल हैं, आपको इनको घर पे देखना है। चेंज ऑफ ओरिजिन का भी प्रूफ देखिएगा थ्योरेटिकल वाला, और चेंज ऑफ स्केल का भी देखिएगा। ओरिजिन और स्केल का साथ में है। यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आपको मुझे अगली क्लास में बताना है, वहाँ पर हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ये रिटर्न वाले। लेकिन पुरानी क्लास को रिवाइज ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट है मेरिट एंड डिमेरिट्स। तो मेरिट और डिमेरिट की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। फिर हम लोग रिक्वेस्टीज़ फॉर एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि एक मेजर को अच्छा मेजर होने के लिए क्या क्या रिक्वेस्टीज़ हैं, यानी क्या क्या फुलफ़िल करनी चाहिए कंडीशंस, ये हम देखेंगे अगली क्लास में। ये प्रोफेसर यूल्स ने दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर सेम टाइम पर। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।